डिंडीगुल में त्रिची रोड का ये प्राइवेट अस्पताल देखते ही देखते आग की लपटों में घिर गया। अस्पताल में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। अस्पताल में मौजूद मरीजों और दूसरे लोगों में पैनिक फैल गया। आग अस्पताल के रिसेप्शन एरिया में लगी थी, 2 पूरी बिल्डिंग में फैल गई थी। जब आग लगी उस वक्त अस्पताल में 30 से अधिक मरीज थे। आग की खबर मिलते ही प्रशासन एक्टिव हुआ। आग बुझाने के साथ ही अस्पताल में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। आग बुझाने के लिए 4 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। वहीं अस्पताल में मौजूद मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए 10 एम्बुलेंस को ड्यूटी पर लगाया गया। सभी मरीजों को आसपास के अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। अस्पताल में आग कैसे लगी इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। तो वहीं देखिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के दौरान जमकर बवाल हो गया। एबीवीपी ने आरोप लगाया है कि फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान लेफ्ट संगठनों से जुड़े हुए छात्रों ने पत्थरबाजी की। जेएनयू के साबरमती ढाबे पर एबीवीपी के जेएनयू यूनिट की तरफ से फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग रखी गई थी। फिल्म स्क्रीनिंग को लेकर कैंपस में सुबह से ही सरगर्मी थी। लेफ्ट छात्र संगठनों ने फिल्म के स्क्रीनिंग का विरोध किया था। स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए लगाए गए फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए गए। इस तनातनी के बीच शाम को तय समय पर फिल्म की स्क्रीनिंग शुरू हुई। एबीवीपी का आरोप है कि फिल्म की स्क्रीनिंग के वक्त पथराव हुआ। जेएनयू में द साबरमती रिपोर्ट की स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही है और इस दौरान कुछ पत्थर जो है वो भी फेंके गए हैं। तस्वीरें क्या है ये हम आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं। एबीवीपी नेताओं ने आरोप लगाया कि लेफ्ट छात्र संगठनों ने फिल्म देख रहे छात्रों पर पथराव किया। पथराव में कुछ छात्रों को चोट भी लगी है। लेफ्ट की ऑर्गेनाइजेशन ऐसी सुबगाट थी कि ऐसी मूवी की स्क्रीनिंग ना हो। पास्ट में भी उन्होंने ऐसे कार्यक्रमों का विरोध किया है। पथराव की वजह से कुछ देर फिल्म की स्क्रीनिंग रोक दी गई। हालांकि बाद में फिल्म फिर शुरू हुई। पथराव के बाद जेएनयू में तनाव है। कैंपस में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और वहीं देश में संविधान लागू होने के 75 साल पूरे होने पर आज से लोकसभा में संविधान पर चर्चा होगी। लोकसभा में 2 दिन होने वाली चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे और विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगी। आज लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी। 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल होगा। उसके बाद संविधान पर चर्चा शुरू होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे। एनडीए की तरफ से एचडी कुमारस्वामी, श्रीकांत शिंदे, शांभवी चौधरी, राजकुमार सांगवान, जीतन राम मांझी, अनुप्रिया पटेल और राजीव रंजन सिंह जैसे दिग्गज चर्चा में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक एनडीए नेता आपातकाल, विपक्ष के फर्जी नैरेटिव, कई संवैधानिक संशोधनों को चर्चा के दौरान मुद्दा बना सकते हैं। विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करेंगी। राहुल गांधी शनिवार को बोलेंगे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी पीएम मोदी के ठीक पहले बोल सकते हैं। विपक्षी नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी की पहल पर ही संविधान पर चर्चा हो रही है। राहुल ने इसके लिए चिट्ठी लिखी थी। Actually, we people only, Rahul, Honorable LOP has written a letter to the Speaker. संविधान पर चर्चा के लिए 12 घंटे का समय तय किया गया है। एक देश एक चुनाव बिल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है और सूत्रों के अनुसार अगले हफ्ते संसद में सरकार ये विधेयक पेश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक एक देश एक चुनाव को 2 चरण में अमल में लाने का प्लान है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित कानून को 2 चरणों में अमली जामा पहनाने की तैयारी है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे। इसके 100 दिन के भीतर दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव कराने की तैयारी है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए राज्यों के समर्थन की जरूरत नहीं है। रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि, अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि में संशोधन करते हुए अनुच्छेद 82 क को अंततः स्थापित किए जाने के लिए एक संविधान संशोधन बिल लाया जाए। इसके लिए राज्यों के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। दूसरे चरण में यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के 100 दिन के अंदर कराने के लिए एक और संविधान संशोधन विधेयक लाया जाएगा। इसमें अनुच्छेद 324 क को सम्मिलित करने के साथ संविधान के अनुच्छेद 325 में संशोधन किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को विपक्षी दलों ने अलोकतांत्रिक बताया है।
विपक्षी नेताओं ने कहा है कि सरकार पहले ईवीएम में गड़बड़ी और रोजगार जैसे मुद्दों पर तो चर्चा कराए। उद्धव गुट ने एक देश एक चुनाव पर जेपीसी बनाने की भी मांग की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से एक देश एक चुनाव वाले बिल को मंजूरी मिलने के बाद विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव असंवैधानिक और देश के फेडरल ढांचे के खिलाफ है। कांग्रेस ने ईवीएम और वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट लिखा और कहा कि एक देश एक चुनाव अव्यवहारिक ही नहीं अलोकतांत्रिक भी है। अखिलेश ने एक देश एक चुनाव को लोकतंत्र के खिलाफ एक तंत्री सोच का षड्यंत्र बताया। फंडामेंटल राय को आप बेसिकली आम लोगों तक ले नहीं जा पा रहे हैं। वन इलेक्शन वन नेशन की इतनी हड़बड़ी क्या है? उद्धव गुट वाली शिवसेना ने एक देश एक चुनाव पर जेपीसी बनाने की मांग की। जिस प्रकार से वोटर लिस्ट में धुंधली होती है, फिर चुनाव की प्रक्रिया में हमें लगता है कि गंभीर मंथन होना चाहिए। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने भी एक्स पर पोस्ट लिखकर वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है और पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 3 मुस्लिम और 2 महिला उम्मीदवारों के भी नाम शामिल हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट में चर्चित नाम संदीप दीक्षित का है। संदीप दीक्षित को नई दिल्ली सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। इस सीट से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में इतना घटिया काम करने वाला शायद कोई मुख्यमंत्री रहा हो। पहली लिस्ट में बादली से दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, बल्ली मारान से पूर्व मंत्री हारून यूसुफ, पड़पड़गंज से दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार, वजीरपुर से रागिनी नायक, सीलमपुर से मौजूदा विधायक और आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए अब्दुल रहमान को टिकट दिया गया है। मजबूती के साथ चुनाव में लड़ेंगे। जैसे मैंने कहा, हमारे साथ साथ बहुत सारे सीनियर लीडर्स ऐसे हैं जो लिस्ट में आप देखेंगे। कुछ दिनों पश्चात दूसरी लिस्ट भी जल्दी ही जारी हम करेंगे। दिल्ली में फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में चुनाव हो सकते हैं। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। वहीं दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली सरकार महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देगी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए दिए जाएंगे। योजना के लिए आज से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। केजरीवाल जो ठान लेता है वो करके रहता है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि चुनाव जीत के आने के बाद महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने खाते में दिया जाएगा। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूँ, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा। 1000 रुपए। चुनाव 10-15 दिन में ऐलान होने वाले हैं। इस वजह से अभी चुनाव के पहले पैसा अकाउंट में जाना संभव नहीं है, लेकिन योजना लागू हो गई है। केजरीवाल के ऐलान के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने उनके वादों पर सवाल उठाया। आप बातों के जादूगर हैं, घोटालों के जादूगर हैं और कैसे पैसा अपने लिए कमाया जाता है उसके जादूगर हैं। दिल्ली की जनता आपके झूठ को, आपके झूठे प्रचार को समझती है और दिल्ली और देश की जनता सिर्फ एक ही बात पे यकीन करती है, वह है मोदी की गारंटी। दूसरी ओर केजरीवाल का दावा है कि इस योजना में सरकार का खर्च नहीं होगा, बल्कि दिल्ली सरकार की बरकत होगी। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मंदिर मस्जिद विवाद में अदालतें कोई ऑर्डर ना दें और ना ही सर्वे के आदेश जारी करें। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में धार्मिक स्थलों को लेकर नए मुकदमे दर्ज करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि जो मुकदमे चल रहे हैं उनमें सुनवाई जारी रह सकती है, लेकिन लोअर कोर्ट कोई भी प्रभावी या अंतिम आदेश ना दे। निचली अदालतें फिलहाल सर्वे का भी आदेश ना दें। अब आगे कोई मतलब जो है पिटीशन नहीं दायर होगा, मतलब जो है सर्वे, ये सेंटर ने जो कहा है हम उसका हम स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई के दौरान बताया गया कि अदालतों में मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़े 18 से ज्यादा मामले पेंडिंग है। इनमें से 10 मस्जिदों से जुड़े हुए हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्ते में लंबित याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को भी कहा है।
1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक देश के हर धार्मिक स्थल की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी, उसे बदला नहीं जा सकता। इसी कानून को चुनौती दी गई है। और अब इस फैसले पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विपक्षी दलों ने स्वागत किया। विपक्षी दलों ने कहा है कि कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर मस्जिद वाला विवाद थमेगा। वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। कोर्ट के फैसले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब मंदिर मस्जिद से जुड़ा तनाव खत्म होगा। ये अच्छा फैसला है। अच्छा फैसला है, कम से कम इस पे दंगे नहीं होंगे, लोगों की जानें नहीं जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि दो पार्टियां देश में अशांति चाहती हैं, उन्हें कोर्ट के फैसले से झटका लगा है। इससे भारतीय झगड़ा पार्टी को मदद मिल रही थी। मुझे लगता है कि ये आज इस फैसले से भारतीय झगड़ा पार्टी बहुत निराश हुई होगी और इस फैसले से देश में अमन, चैन और शांति बहाल करने में मदद। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि कोर्ट के फैसले से शांति की उम्मीद है। वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, हम काशी, मथुरा और दूसरे धार्मिक स्थलों की मुक्ति के लिए लड़ते रहेंगे। कोई राहत नहीं है और न कोई डर न उधर। ये तो जो भी अगर देखा जाए तो राहत हिंदुओं के लिए है कि कोर्ट ने फैसला किया है कि पर्ची बैग की वैधता की जांच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को तय की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज का दौरा करेंगे। पीएम मोदी प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ की तैयारियों का खुद जायजा लेंगे और पीएम आज प्रयागराज को 6,670 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। प्रयागराज में पीएम मोदी के स्वागत की जोरदार तैयारियां की गई हैं। जिन रास्तों से पीएम गुजरेंगे उन्हें खास तौर पर सजाया गया है। रास्तों पर रंग बिरंगे झंडे लगाए गए हैं। पीएम मोदी सुबह 11:30 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे। पीएम अरेल में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। वहां से निषाद राज क्रूज पर बैठकर वीआईपी घाट आएंगे। पीएम दोपहर 12:15 पर संगम स्थल पर पूजा अर्चना और दर्शन करेंगे। दोपहर करीब 12:40 पर अक्षय वट वृक्ष स्थल पर पूजा करेंगे। उसके बाद हनुमान मंदिर और सरस्वती कूप में दर्शन और पूजा करेंगे। दोपहर करीब 1:30 बजे वह महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल का भ्रमण करेंगे। इसके बाद पीएम दोपहर करीब 2 बजे महाकुंभ 2025 के लिए विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम के प्रयागराज दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएम की सुरक्षा में एसपीजी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ ही घुड़सवार पुलिस भी तैनात रहेगी। प्रयागराज में पीएम की सभा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। पीएम की सभा में 2 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। और वहीं संभल हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क चर्चा में हैं। जियाउर रहमान बर्क के साथ अब एक और विवाद जुड़ गया है। एसपी सांसद पर बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप लगा है। प्रशासन ने सांसद को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। संभल के दीपसराय इलाके में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का मकान बन रहा है। आरोप है कि मकान को बनाने से पहले नक्शा पास नहीं कराया गया। तहसील प्रशासन ने सांसद के नाम कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया। सांसद जियाउर रहमान बर्क को जवाब देने के लिए आज सुबह 10 बजे तक का वक्त दिया गया। नोटिस में आगे और क्या लिखा गया है वो भी जान लीजिए। नोटिस में निर्माण कार्य रोकने के लिए कहा गया है। रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। 10,000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है और अगर निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो जुर्माना बढ़ाया भी जा सकता है। सांसद जियाउर रहमान बर्क को नोटिस ऐसे वक्त में मिला है जब प्रशासन पहले ही उनके इलाके में अवैध कब्जे पर बुलडोजर की कार्रवाई चला रहा है। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सांसद बर्क ने एक्स पर लिखा, खौफ पैदा करने के लिए ये बुलडोजर चलाया जा रहा है। संभल हिंसा में एफआईआर और अब मकान को लेकर नोटिस। समाजवादी पार्टी के सांसद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को लेकर आज विपक्षी दल नोटिस दे सकते हैं। जस्टिस यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाला भाषण दिया था और इसी भाषण को लेकर विपक्ष जज साहब पर महाअभियोग लाने की तैयारी में है। के अनुसार ही दिन चले, लेकिन जो कठमुल्ला है जिसे पेश किया वो देश के लिए घातक है। इसी भाषण को लेकर जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी है। विपक्ष आज महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। राज्यसभा सचिवालय इस पर 3 विशेषज्ञों की कमेटी बनाएगा। कमेटी जस्टिस यादव को बुलाएगी, फिर जैसी रिपोर्ट देगी उसके आधार पर संसद में जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ
महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दोनों सदनों में वोटिंग होगी। विपक्षी सांसदों का कहना है कि जज का वीएचपी के कार्यक्रम में जाना और भाषण देना गलत है। अब आप जजों के खिलाफ महाअभियोग प्रस्तावों का इतिहास देखें। 25 साल में 5 जजों के खिलाफ महाअभियोग लाने की कोशिश हुई, लेकिन सभी में नाकामी ही मिली। 1993 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी रामास्वामी पहले जज थे जिन पर महाअभियोग लाया गया था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्ष महाअभियोग लाया था। फिलहाल विवाद के बाद जस्टिस शेखर यादव की बेंच बदल दी गई है। और आइए अब खबर जुड़ी हुई है सीधे मौसम से। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड काफी बढ़ गई है और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाके बर्फ की चादर में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने से लोग परेशान भी हो रहे हैं। आपको पूरी खबर बताते हैं 60 सेकंड में। रुई के फाही की तरह गिरती बर्फ, ये खूबसूरत नजारा है सोपोर का। लगातार हो रही बर्फबारी से यहाँ जमीन बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। बारामूला में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। यहाँ पेड़ पौधों पर हरियाली और पत्ते नहीं, बर्फ ही बर्फ दिख रही है। रास्ते बर्फ से ढके हुए हैं। तनमार्ग में बर्फबारी के बाद पूरी वादी सफेद नजर आ रही है। बर्फ जमने से रास्तों पर फिसलन हो रही है, इससे लोगों को परेशानी हो रही है। कुपवाड़ा में बीआरओ की टीम रास्ते पर जमी बर्फ को हटाने में जुटी हुई है। यहाँ गली मच्छाल और कलरूसा रोड से बर्फ हटाई जा रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। दिल्ली में अचानक से ठंड बढ़ी है, तापमान लगातार गिर रहा है। ऐसे में सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट की भविष्यवाणी की है।